Hello everyone, good morning students. In the last video we are discussing chapter number 7, System of Particles and Rotational Motion. Up to the last video we have discussed about different types of center of mass of different bodies and the motion of center of mass, in which we have discussed in this slide that the net force acting on the center of mass, you can say, is basically the external force applied by an external agency. The internal force exerted on each and every particle in the system will cancel out each other using Newton's third law. So today we are here to discuss a new topic in which we will see how an center of mass moves independently under the influence of internal forces. It means internal forces doesn't give any impact on the center of mass. जैसा कि अभी हमने देखा कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास का मोशन होता है उसके ऊपर जो फोर्स होगा दैट विल बी ओनली एक्सटर्नल फोर्स. इंटरनल फोर्स कंप्लीटली क्या करेंगे, वहां पर रिमूव हो जाएंगे, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. तो अभी हम इसी डायग्राम की हेल्प से इसको देखते हैं कि इंटरनल फोर्सेज से इंडिपेंडेंटली कैसे सेंटर ऑफ मास हमारा मोशन करता है. तो यहाँ से बेटा हमारी क्या होगी, ये एक कोई बॉडी थी, ये ओरिजिन है, दिस इज हमारा प्लेन एक्स एंड वाई. ओरिजिन से हमने किसी भी एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया है अलोंग द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है. तो यहाँ से जब हम किसी भी एक बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं देन व्हाट विल हैपन, लाइक लेट अस सपोज कि एक बॉडी प्रोजेक्ट करी है और वो इस तरह की बॉडी है कि जब वो पाथ के अंदर जाएगी तो वो अपने क्या करेगी, फ्रेगमेंट्स में एक्सप्लोड हो जाएगी, उसके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे उस बॉडी के. तो इनिशियली उस बॉडी के पास क्या था, टोटल मास उसका एक ही जगह पर था. तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ था, सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ दैट बॉडी. व्हेन इट विल एक्सप्लोड in fragments, then what will happen, some mass will go in one direction, some other part of mass will go in any other direction. Then how can you say that center of mass will go on the same path which is going before exploding the body? तो बेटा क्या होगा कि इस केस में जो हमारा लेट अस सपोज कि कुछ पार्ट हमारा इस डायरेक्शन में आ गया, जहां मेरा आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, कुछ पार्ट हमारा इधर चला गया है. तो इस बॉडी के ऊपर बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन द सेम फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अप्लाइंग. ग्रेविटी इज बेसिकली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो सेंटर ऑफ मास के ऊपर बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन द सेम फोर्स इज एक्टिंग. दैट्स व्हाई व्हाट कैन यू से, जो ऊपर इस डायरेक्शन में जो आपका फ्रेगमेंट जाएगा और इस डायरेक्शन में जो उसके एक्सप्लोजन के बाद में जो उसका फ्रेगमेंट जाएगा, उन दोनों की वजह से हम उनको दो एज ए टू पार्टिकल सिस्टम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं. अगर हमारी बॉडी दो पार्टिकल में ब्रेक हुई है, अगर वो दो से ज्यादा फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हुई है, तो हम जितने भी पार्टिकल है उसको लेट अस सपोज हमने एन पार्टिकल सिस्टम उसको कंसीडर कर लिया है. अब एन पार्टिकल सिस्टम हमने पहले डिस्कस किया है कि एन पार्टिकल सिस्टम के अंडर हमारा जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ लाई करता है, उन सब पार्टिकल से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर उसके इन बिटवीन कहीं ना कहीं लाई करता है. तो लेट अस सपोज कि ये हमारा किसी भी एन टाइप्स में यहाँ पर ये बॉडी हमारी एक्सप्लोड हो गई है. तो जो हमारा इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो एक्सप्लोजन के बाद में भी हमारा उसी पाथ के ऊपर मूव करेगा, उसी पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगा जिस पाथ के ऊपर हमारा बिफोर एक्सप्लोजन उसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा था. व्हाई दिस इज लाइक दिस, जस्ट बिकॉज कि उसका फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होने के बाद भी सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इन बिटवीन लाई करेगा एंड दैट सेंटर ऑफ मास विल एग्जैक्टली फॉलो द सेम पाथ which is before the explosion. That's why you can say कि internal forces की वजह से उस बॉडी के अंदर क्या हुआ था बेटा, एक्सप्लोजन हुआ था. और इंटरनल फोर्सेज की वजह से आपकी बॉडी पूरी एक्सप्लोड हो गई, फ्रेगमेंट्स की पार्ट्स में ब्रेक हो गई थी, बट उसके फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होने के बाद भी उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ. वही सेंटर ऑफ मास जिस पाथ को एक्सप्लोजन से पहले फॉलो कर रहा था, एक्सप्लोजन के बाद में भी वो जो बॉडी है आपकी सेम पाथ को फॉलो कर रही है. सो यू कैन से दैट सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल फोर्सेज.
यही चीजें आपको यहाँ दी हुई हैं जो नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम क्या देखते हैं बेटा, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इससे पहले वीडियो में हमने क्या देखा था बेटा, वेलोसिटी एंड फोर्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन विच वी विल टेक एंड पार्टिकल्स, एंड फिर हमने उसका देखा था कि जो नेट उसके सेंटर ऑफ मास का जो फोर्स होगा दैट इज बेसिकली कैपिटल M इज द मास ऑफ द होल सिस्टम and capital A is here representing the acceleration of center of mass, that will be equal to F external. F external is basically the external forces imposing on that body, or you can say that system of particles. Today we will discuss the next topic, linear momentum. Linear momentum के बारे में आप लोगों ने पहले भी देखा है बेटा, क्या होता है linear momentum, हमने सेकंड चैप्टर में भी देखा था। लीनियर मोमेंटम, कोई भी बॉडी जब मोशन में होती है तो मोशन में होगी डेफिनेटली उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होती है। When a particle is in motion, that particle definitely have some momentum. If that is along a linear along a line, then you can say that momentum is converted in terms of linear momentum. In chapter number 5 we have discussed about Newton's second law, in which the statement of Newton's second law was given as F is equal to dp upon dt, where F is the force applied on the body and P is basically here the linear momentum. So what is the basic formula for linear momentum? Mass into velocity. Here we are considering n particle system, so you can take m1, m2, mn are different n particles, and v1, v2, vn are the velocities of all those particles. How can you define the momentum? Mass into velocity of that particular particle will define the momentum of that particular particle. It means अगर हम टोटल मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होगी बेटा, मोमेंटम के फॉर्मूले में क्या आ रहा है आपका, मास एंड वेलोसिटी। एज यू नो मास इज ए स्केलर क्वांटिटी वाइल वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जब हम स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी आता है। ये आपको पहले भी मैंने आपको सेकंड चैप्टर में भी पढ़ाया था कि आपका मोमेंटम जो होता है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जब हम डिफरेंट एन बॉडी हो जाएंगी, उन एन बॉडी के अलग अलग वेलोसिटी एंड अलग अलग मासेज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल गिव यू द इंडिविजुअल मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी और एनी पार्टिकल, यू कैन से। Now we have to check the whole momentum of the system. Then what we have to do? We have to add the total momentum of the system. अब हमारे पास जो मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। और वेक्टर लॉ में हमने दो टाइप के लॉ पढ़े थे बेटा थर्ड चैप्टर में, क्या क्या था, वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन and parallelogram law of vector addition. When we will add the momentum, then we have to keep this point in mind that you have to follow the vector addition. Then capital P is representing the total momentum of the whole system, that will be equal to P1 plus P2 plus Pn. P1 is basically m1 v1 plus m2 v2 plus mn v1 vn. Capital P is can be given as m into v. Capital M is given here, that is total mass of the whole system. Capital V is basically the velocity of the center of mass, that will be equal to momentum of the first particle plus second particle up to n particles. So capital P can be given as m into v. Then you can say the total momentum of a system of particle is basically equal to the product of the total mass and the velocity of the center of mass. So this expression will give you the linear momentum of the system of particles, in which you can see that this is the velocity of center of mass. I hope this slide is clear to you. Okay. Momentum is given as mass into velocity. We have to find out the force which is imposing on the system. So momentum से हम force कैसे find out कर सकते हैं बेटा, momentum के टर्म में हमारा क्या क्या आ रहा है, mass और velocity। force के टर्म में हमारा क्या होता है, आपको पता है, आपने क्या पढ़ा था, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या पढ़ा था, F is equal to dp upon dt. It means differentiation of velocity with respect to time will give you the force. So you have the expression for momentum, then you have to differentiate it with respect to time. So it will give you dp upon dt, that will be equal to m
into dv upon dt. Here m is the mass of the whole system, that is constant, v is the velocity. So constant जो होगा उसके ऊपर differentiation apply नहीं होगा, that will come out of the differentiation and the remaining term in the differentiation will be only velocity. So you can write it here m into dv upon dt. तो हमारा dv upon dt क्या शो करता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या शो करता है? एक्सेलरेशन. सो यू कैन सी एट द राइट हैंड साइड इट विल गिव यू m into a. A is representing the acceleration of center of mass. So dp upon dt will be equal to m into a, and you know from the Newton's second law dp upon dt is equal to ma. तो ma will be equal to f external. यहाँ पर जो फोर्स होगा that will be only external force. हमने इससे पीछे की स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं उनकी वजह से आपका जो टोटल उसका इम्पैक्ट होगा दैट विल बिकम जीरो. द रिमेनिंग फोर्स विल बी ओनली एक्सटर्नल फोर्स. सो एफ external will be equal to dp by dt. So you can see here that Newton's second law is also extended to a system of particles. हमने जब न्यूटन का लॉ पढ़ा था 5th चैप्टर में, at that point we are discussing only about a single particle. Here we are discussing about a system of particles. So you can see that Newton's law are also applicable for the system of particles. अगर हम देखते हैं इसी स्टेटमेंट में बेटा कि जो हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है उसके ऊपर हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है, इट मींस सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स विल बी जीरो, देन व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन? dp upon dt will be equal to 0, and you know that differentiation of any quantity will be equal to 0. It means that quantity is constant. So dp upon dt is equal to 0. It means the quantity which is momentum here is constant. So you can see from this expression that law of conservation of linear momentum is also applicable in system of particles. तो यहाँ से हमने दो चीजें देखी हैं बेटा. सिस्टम ऑफ पार्टिकल के केस में हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ भी एप्लीकेबल हो रहा है एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी एप्लीकेबल हो रहा है, जो कि हमने पहले भी देखा है 5th चैप्टर में सिंगल पार्टिकल्स के लिए. ओके बेटा, इससे आगे की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू बच्चे.